सो हाय एवरीवन, वेलकम टू रैपिड रिवीजन क्लास 9th। अगला चैप्टर जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। एंड याद रखना, एग्जाम्स आर नियर बट वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर। क्योंकि ये जो इतना बड़ा खतरनाक चैप्टर है ना, आज इसका हम 25 मिनट के अंदर डिटेल में रिवीजन करेंगे। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हो विद क्वेश्चन, तो मैंने एक पूरा वन शॉट बना रखा है 1.5 घंटे का, वो आप जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन आज हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, फटाफट तरीके से सारी कहानी को रिवाइज करेंगे। और मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आज इस लेक्चर के बाद तुम भूलोगे नहीं, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर के अंदर। तो ये जो चैप्टर है एटम्स, ये कहां से स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट होता है हिस्ट्री से। इमेजिन करो मैं एक एटम हूं और मैं ना अलग अलग साइंटिस्ट के पास जा रहा हूं, मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूं। सबसे पहले मैं जाता हूं 1808 के अंदर हमारे साइंटिस्ट डेल्टन भैया के पास, और मैं डेल्टन भैया से पूछता हूं कि यार डेल्टन भैया, मैं एटम कौन हूं? तो डेल्टन बोलते हैं एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। बाद में इनकी बात झूठी साबित कर दी गई। अब जब डेल्टन भैया ने अपनी एटॉमिक थ्योरी बता दी थी, उसके बाद क्या होता है, उसके कुछ सालों बाद जे थॉमसन जी आते हैं और वो ये बोलते हैं कि ओए एटम, तेरे अंदर तो एक नेगेटिव पार्टिकल है जिसको मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं। मैंने कहा है, मैं नहीं मानता, प्रूव करो। तो इन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया, एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा था, और उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस प्रकार से उन्होंने एक रे ली थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे। इधर उन्होंने एक प्लेट लगाई थी, उस प्लेट के ऊपर एक मटेरियल था जिंक सल्फाइड। अब क्या हुआ, जब उन्होंने यहां से रे को ओपन करा तो ये जो मटेरियल था ना, ये चमकने लगा। और ये मटेरियल तभी चमकता है जब कोई नेगेटिव पार्टिकल इस पे टकराता है, जिससे प्रूव हुआ कि हाँ यार, एटम के अंदर ना कोई नेगेटिव पार्टिकल तो पक्का है, ठीक है। और उसी नेगेटिव पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। अगली चीज देखो, अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस थी। क्या नेसेसरी कंडीशन थी? सबसे पहले उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली थी, पहली कंडीशन। दूसरी, बहुत हाई वोल्टेज लिया था और लो प्रेशर लिया था। ये 3 कंडीशन थी जिसकी मदद से ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से हो पाया था। और इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली पता चल गया था कि हाँ ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस, क्योंकि नेगेटिव है ना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो मास होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो, इतना ज्यादा कम होता है। फिर बाद में डिस्कवरी होती है प्रोटॉन की। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी करते हैं साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन। अब ये मुझसे बोलते हैं, अरे भाई तेरे अंदर सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल नहीं है, तेरे अंदर तो पॉजिटिव पार्टिकल भी है। मैंने कहा कैसे प्रूव करो? तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। जैसे उन्होंने क्या करा था, कैथोड रे, इन्होंने करा एनोड रे। एक और नाम होता है कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उस मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से इन्होंने प्रूव कर दिखाया कि ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है ना, ये भी एग्जिस्ट करते हैं किसके अंदर? एटम के अंदर। और उस पॉजिटिव जो पार्टिकल है ना, उसका जो चार्ज उन्होंने निकाला वो था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव, बट दोनों का जो साइज है वो सेम ही है। साइज इन द सेंस जो चार्जेस की वैल्यू है वो सेम है, बट वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव। बट अगर मैं मास की बात करूं तो इसका मास बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इसका मास 2000 गुना होता है, ठीक है। फिर बाद में आते हैं एक चैड इंसान, जिनका नाम था जेम्स चैडविक। और ये चैडविक जी आते हैं और ये बोलते हैं कि अरे, तुम्हारे पास सिर्फ एक पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल नहीं है, तेरे अंदर तो एक न्यूट्रल पार्टिकल भी छुपा हुआ है, जिसका उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन आर दी न्यूट्रल एंड हैव मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन। यानी ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, बट इसका जो मास होता है ना, वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। मैंने कहा ठीक है यार, मेरे अंदर क्या क्या है भाई। तो ये थी मेरी पूरी कहानी। लेकिन कुछ कुछ थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आता है क्या? जे थॉमसन मॉडल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन सबका मास, उन सबका चार्ज आपको पता तो चली गया होगा। किसने डिस्कवरी करी ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं किसकी? जे थॉमसन मॉडल की। जे थॉमसन मॉडल जिसे पूछा गया, मतलब जे थॉमसन जी से पूछा गया कि ये बताओ, इलेक्ट्रॉन जो तुमने निकाला है ना, नेगेटिव पार्टिकल, वो कैसे एग्जिस्ट करता है? तो उन्होंने मॉडल दिया प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने बोला कि जैसे अगर आप वाटरमेलन को देखोगे तो ये जो रेड वाला पार्ट तुम्हें दिख रहा है, ये तो है पॉजिटिव पार्ट, और उसके बीच में ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना काले काले, ये है नेगेटिव पार्टिकल। तो नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल के बीच में एम्बेडेड होते हैं। तो अब देख लेते हैं इन्होंने क्या थ्योरी दी। इनकी 2 पोस्टुलेट्स थी जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहली पोस्टुलेट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ठीक है। पूरा पॉजिटिव चार्ज पेयर होता है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरी और इंपॉर्टेंट थ्योरी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, यानी जो पूरे एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है।
ये दो पोस्टुलेट इन्होंने दे दी थी। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए, और पुराने जमाने में साइंटिस्ट को ना पिछले साइंटिस्ट को झूठा प्रूव करने में मजा आता था। तो फिर आते रदरफोर्ड जी, वो बोलते हैं अरे थॉमसन तो झूठा था। मैंने कहा आप सच बता दो भाई। उन्होंने बोला कि उसने वो जो थ्योरी बताई ना कि ऐसे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, एकदम गलत है। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जो कि आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिसका नाम है द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और ये एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट है। देखो उन्होंने क्या करा, यहां पर एक अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम तो तुम्हें पता होगा, हीलियम, हीलियम का डबल चार्ज पार्टिकल यानी +2। अगर समझ नहीं आता इतना याद कर लो, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है। उन्होंने यहां पे पॉजिटिव पार्टिकल लिया, यहां पर उन्होंने गोल्ड की फॉइल यूज करी। गोल्ड की फॉइल, अब पूछेंगे कि गोल्ड फॉइल उन्होंने क्यों यूज करी, क्योंकि गोल्ड के पास एक प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी, यानी उसको पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि यहां पे लिखा भी हुआ है कि गोल्ड इज हाईली मेलिएबल सो इट कैन बी बीटन इनटू वेरी थिन शीट्स। जिससे क्या होता है, जिससे एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से कराया जा सकता है। गोल्ड के अलावा किसी और एलिमेंट के साथ ये करना पॉसिबल नहीं था। क्यों, क्योंकि गोल्ड इज मेलेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, अब क्या हुआ, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो होता क्या है ना कि जो पार्टिकल्स आ रहे थे ये गोल्ड की शीट के एटम से टकराए, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल तो पास कर गए, बाहर निकल गए, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गए, और बहुत कम पार्टिकल वापस से सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर गए। यानी ये जो रदरफोर्ड भैया जी ने जो एक्सपेरिमेंट करा, अगर मैं तुम्हें इसकी ऑब्जर्वेशन बताऊं, 3 ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट, निकल गए भैया। देयर वॉज अ डिफ्लेक्शन एट स्मॉल एंगल, कुछ कुछ में डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ मूव कर गए, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल रीबाउंडेड, यानी कुछ ही पीछे आ गए। याद रखना ये ऑब्जर्वेशन है। अब इन ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूजन बना सकते हैं, तो कुछ 3 या 4 कंक्लूजन है जो कि तुम बना सकते हो। पहली कंक्लूजन, एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी, क्योंकि देखो पार्टिकल्स पास कर गए, इसका मतलब है कि एटम्स जो है वो मोस्टली एम्प्टी होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस, यानी एक ऐसा पोर्शन होता है हर एक एटम के अंदर जिसके अंदर सारा मास कंसंट्रेटेड है, यानी जितना भी जो मास है ना वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, तभी तो पार्टिकल आया, टकरा के पीछे आया, ठीक है। उसको हमने क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अगला, जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, इसी वजह से मेजॉरिटी पार्टिकल्स तो पास कर गए, लेकिन बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए और कुछ ही वापस आ पाए। एंड लास्ट, मास कंसंट्रेशन, यानी जितना भी एटॉमिक मास है ना वो सारा का सारा मास कहां पर कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस के ऊपर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। ये कुछ 4 क्या है कंक्लूजन्स जो कि आप रदरफोर्ड भैया के एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हो। समझ आया ना, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बस गोल्ड फॉइल लिया। क्यों लिया तुम्हें पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए गोल्ड फॉइल लेने का। दूसरी चीज, अल्फा पार्टिकल लिए, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं हीलियम के, ठीक है। फिर पास कर गए, कुछ कुछ डिफ्लेक्ट कर गए, और बहुत कम पार्टिकल पीछे आए। ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए, कंक्लूजन पता होना चाहिए, सिर्फ इतना काफी नहीं है। फाइनली इन्होंने पोस्टुलेट्स क्या दी, इनके पॉइंटर्स क्या थे वो भी आपको पता होने चाहिए। तो अगर मैं रदरफोर्ड मॉडल की बात करूं, फाइनल पोस्टुलेट्स क्या है देखते हैं। द न्यूक्लियस इज एट सेंटर एंड इज पॉजिटिवली चार्ज, नियरली ऑल मास ऑफ न्यूक्लियस रिसाइड इन द न्यूक्लियस, यानी जितना भी मास है ना एटम का वो सारा न्यूक्लियस पे होता है, और न्यूक्लियस ना एटम के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी पोस्टुलेट, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, यानी एक तो स्मॉल होता है और वो बहुत डेंस होता है, यानी उसमें मास भी बहुत होता है, वो छोटा भी होता है। एंड तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लेस, यानी जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो क्या होता है, वो बहुत कम होता है। इसके साथ साथ एक पोस्टुलेट उन्होंने और दी जो कि तुम यहां पे ऐड करोगे, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द फिक्स्ड ऑर्बिट, इसको यहां पर ऐड कर लेना, ठीक है। ये भी उनकी पोस्टुलेट ही है एक तरीके से। उन्होंने बताया कि ये जो एटम है ना इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं और वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, जैसे तुम भी चक्कर काटते रहते हो उसके पीछे, वैसे यहां पर भी कहना ये चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गई, ये कुछ स्टेटमेंट्स आ गए, ये कुछ पोस्टुलेट्स आ गए, किसकी, हमारे रदरफोर्ड भैया की, ठीक है। अब क्या रदरफोर्ड भैया ने सच बोला, कुछ कुछ सच बोला, बट यहां पर कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे कि इमेजिन करो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी तो लूज करेगा, और अगर एनर्जी लूज करेगा तो धीरे 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 न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, और अगर न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो ऐसे तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, बट एटम तो एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो यानी अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट, बट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विल लूज देयर एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस, दिस विल मेक इट हाईली अनस्टेबल। इस वजह से रदरफोर्ड ने जो बोला वो पूरी तरीके से सच नहीं था। फिर आते हैं सबके बादशाह, और इनका नाम है बोर बाबा। बोर बाबा आए और उन्होंने बोला, अरे
मैं कुछ पोस्टुलेट देता हूं, मैं कुछ स्टेटमेंट देता हूं, उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बोर बाबा ने पहली पोस्टुलेट क्या दी, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट या फिर फिक्स्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट। समझाता हूं, उन्होंने बोला कि अरे जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये घूमता है, बिल्कुल घूमता है, बट एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, और उस ऑर्बिट को उन्होंने नाम दिया एनर्जी लेवल। क्या नाम दिया, एनर्जी लेवल। ठीक है, ये पहली उनकी स्टेटमेंट थी। दूसरी स्टेटमेंट, ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग। यानी जब वो घूम रहा है ना, तो एनर्जी को लूज नहीं करता भाई, उसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। और ऐसे ही उन्होंने नाम दिया के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ये कुछ शेल के उन्होंने नाम दिए। न्यूक्लियस के जो सबसे क्लोज होगा वो होगा के, फिर आएगा एल, फिर आएगा एम, और फिर आएगा एन। और जो न्यूक्लियस के जितना क्लोज आएगा उसके पास उतनी कम एनर्जी होगी। जैसे कि अगर आप देखोगे, ये जो के शेल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास एनर्जी कम होगी, फिर एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, ऐसे। ठीक है, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। अब तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड और इमिटेड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ऑर्बिट टू अनदर। यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी वो रिलीज करेगा, और अगर छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में जाएगा तो उसे एनर्जी की नीड होगी, एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा। राइट, तो तीन पोस्टुलेट किसने दी, बोर बाबा जी ने दे दी, और बोर बाबा ने बोला कि ठीक है, अब यहां पर चीजें खत्म हो रही हैं। अब देखो अगली चीज आएंगे, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बढ़ेंगे, बट उससे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि ये जो एटॉमिक नंबर है ये क्या होता है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, पहले ये समझो। तो एटॉमिक नंबर कोई ऐसी दुविधा वाली चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट। यानी जितने उसमें प्रोटॉन होंगे ना, वही उसका एटॉमिक नंबर। देखो किसी भी अगर आपको एलिमेंट को लिखना है तो आप उसको ऐसे लिखते हो, ए और जेड। जेड होता है क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर एक ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल एटम के लिए, अभी समझाऊंगा, अगर समझ नहीं आया होगा तो क्वेश्चन की फॉर्म में। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी बोर बाबा जी ने क्या कुछ स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने ना 3 रूल्स दिए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिफरेंट डिफरेंट शेल में डिवाइड होंगे, क्योंकि अलग अलग शेल है, के शेल, एल शेल, एम शेल, कैसे डिवाइड होंगे। तो उन्होंने कुछ रूल्स दिए। पहला रूल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन वन शेल इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। यानी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक शेल में। जैसे कि जो पहली शेल है उसमें n की वैल्यू 1 होगी, दूसरे में 2 होगी, तीसरे में 3 होगी, चौथे में 4 होगी। तो अगर मैं के शेल की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं, एंड देन 32 आ सकते हैं। ठीक है, ये था पहला रूल। दूसरा रूल, अगर कोई भी आउटर मोस्ट शेल है ना, तो आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही आ सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल अभी हम क्वेश्चन की फॉर्म में कर भी लेंगे। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। एंड लास्ट, इनर शेल फिल फर्स्ट। यानी के भरोगे, फिर एल भरोगे, फिर एम भरोगे, फिर एन भरोगे। ऐसा नहीं है कि के भरा फिर डायरेक्टली एम भर दिया, एल शेल को भूल गए, नहीं भैया, ऐसे नहीं कर सकते। एक ऑर्डर है, पहले इनर शेल भरोगे, फिर आउटर शेल भरोगे। ठीक है, ये 3 रूल्स थे इसके। हम इन 3 रूल्स की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी एलिमेंट को उठाते हैं, मान लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो यानी उसमें प्रोटॉन कितने, 8, इलेक्ट्रॉन कितने, 8। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। अब तुम्हें पता है सबसे पहले क्या करोगे, के शेल को दोगे। के शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर अगला आएगा क्या, के एल, एल आएगा। अब बचे कितने, बचे हैं 6। तो अब इसको 6 आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी और एलिमेंट का अपन ले लेते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं सिलिकॉन की। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो अगर मैं 14 की बात करूं, पहले के शेल में तो 2 दे दो, बचे कितने, 12। बचे कितने, 12। ठीक है, के शेल में दे दिए। एल शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं भैया, एल शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो मैंने कहा दे दो भाई 8। बचे कितने भैया, बच गए 4। तो बस कुछ नहीं, तीसरी शेल में 4 दे दो, तो 2, 8, 4 ये आ गया सिलिकॉन का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे आर्गन। आर्गन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 18। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। तो अब देखना बेटा, 2, 8 है ना, बचे कितने बताओ, बचे कितने, बच गए 8। तो जो लास्ट शेल होगा उसमें कितने होंगे, 8। तो यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,8। अब मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं। मान लो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एटॉमिक नंबर किसी का 20 है,
तो अब कैसे करोगे बताओ, 20 पे कैसे करोगे? 20 पे अगर तुम करने जाओगे तो ध्यान से देखना बेटा, पहले आप के शेल में 2 डालोगे, एल शेल में 8 डालोगे, ठीक है, बचा कितना भैया? बच गए 10। तो ऑब्वियस सी बात है ना भैया, एम शेल में 10 डाल देंगे? नहीं, रूल नंबर 2, जो लास्ट वाली शेल होगी आउटर मोस्ट शेल, उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें सिर्फ 8 डालने पड़ेंगे, फिर जो अगली जो शेल होगी उसमें 2, क्योंकि बच गए ना 2, तो इसका फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2882। आई होप अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक दो ये जो क्वेश्चन है इनको भी ट्राई कर लो, जैसे कि लिथियम का तुम बता सकते हो, इंपॉर्टेंट है Na+। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल है, Na+ का मतलब क्या है? प्लस चार्ज आया जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। वैसे सोडियम का जो नंबर होता है वो 11 होता है, यानी उस पर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट उसने एक इलेक्ट्रॉन अब डोनेट कर दिया, तो उस पर बचे कितने? सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो यानी आपको 10 इलेक्ट्रॉन को दिमाग में रखते हुए इसको सॉल्व करना था, तो कर दो, ये आ जाएगा कितना? 2 और 8, ठीक है। सिमिलरली अगर क्लोरीन है तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उस अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। और अभी फटाफट से पॉज करो और क्लोरीन नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कि ये एटम कंबाइन क्यों करते हैं? व्हाई डज दीज एटम कंबाइन? क्योंकि देखो एटम को क्या करना है ना, फाइनली स्टेबल होना है ना, स्टेबल होना है, और उसी स्टेबिलिटी के लिए एटम्स क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। और स्टेबल होने का मतलब क्या है? कि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, यानी आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 8 इन दी आउटर मोस्ट शेल, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन या तो ले रहे हैं या तो दे रहे हैं, ठीक है भैया, ये भी हमें क्लियर हो गया। अब यहां पर ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस यानी कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनको ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करना, उनको बस उनके आउटर मोस्ट शेल पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या? फॉर एग्जांपल लिथियम। लिथियम की अगर मैं बात करूं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,1। तो अब ना इसको अगर स्टेबल होना है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, है ना, ये 7 नहीं लेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये क्या करेगा? ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। और अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी अब स्टेबल हो गया। अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम का नंबर होता है 2, तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 होता है, यानी ये स्टेबल है, इसको ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करना, ये 2 में ही खुश रहता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। कुछ और टर्म्स आती है यहां पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, आउटर मोस्ट शेल पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मान लो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 5, आउटर मोस्ट शेल पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी एटम कैसे कंबाइन करता है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। अब इसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं एक ट्रिक दे देता हूं, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल दोगे। आपको क्या करना है? सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है, और उसके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुना ट्रिक दे रहा हूं, अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 में से कोई आए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 में से आए, तो उसकी वैलेंसी इतनी होगी जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बट अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 में से कुछ आए, तो उसकी वैलेंसी निकालने के लिए आपको बस 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। अब इसमें 6 आ गया बेटा, 6 आ गया ना, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होंगे, लेकिन इसकी वैलेंसी कैसे निकालोगे? 8 - 6 दैट इज 2, तो वैलेंसी आ गई 2। बट अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का क्या होता है? सोडियम का आप लिख सकते हो 2, है ना। ध्यान से देखते चलो, क्योंकि ये वाली जो चीजें है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। 2, 8, 1, ठीक है। तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, ठीक है जी। अब हमें वैलेंसी भी समझ आ गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ आ गया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है मास नंबर। मास नंबर क्या है? देखो, अगर आपको किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है ना, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? मैंने आपको बताया एक्स, ए और जेड, है ना। ए क्या है? बोलो मास नंबर, यानी उसका मास कितना है। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब ये जो एटॉमिक मास होता है ना, ये बनता किससे है? देखो, इलेक्ट्रॉन में तो मास नेग्लिजिबल होता है, तो ये एटॉमिक मास जो होता है, मास नंबर जो होता है, वो बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो यानी अगर आपको मास नंबर लिखना है तो आपको बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देना है, मास नंबर आ जाएगा। और अगर आपको एटॉमिक नंबर लिखना है तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि मास नंबर इक्वल्स टू
ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। एन एलिमेंट एक्स हैज अ एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 23। अब इस एलिमेंट को आप कैसे लिखोगे, देखो अगर एक एलिमेंट एक्स है, नीचे क्या लिखते थे अपन, एटॉमिक नंबर, और ऊपर हम क्या लिखते थे, मास नंबर। बहुत बढ़िया। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो बेटा, जितना इसका ये होगा एटॉमिक नंबर, उतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकाले, तो आपको पता होगा कि ये क्या है, ये है द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन की वैल्यू आपको पता है 11, तो यहां पे 11 डाल दो। ठीक है, इससे आपका क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 12, राइट, 12। तो 12 न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इससे सवाल आते हैं क्योंकि अब आते हैं आइसोटोप और आइसोबार की तरफ। अब ये क्या है, देखो आइसोटोप कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसकी एक ट्रिक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आइसोटॉप यानी टॉप वाली चीज बदलेगी। समझाता हूं, एक एलिमेंट को मैं कैसे लिखता हूं, ए और जेड ऐसे लिखता हूं ना, यानी जो टॉप वाली चीज होगी वो बदलेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, टॉप वाली चीज बदलेगी। यानी आइसोटोप में क्या होता है कि ये जो एटॉमिक नंबर है ना जेड, ये तो सेम रहता है, बट ये जो मास नंबर है ये बदल जाता है, ए बदल जाता है। तब मैं क्या बोलता हूं, तब मैं इसको बोलता हूं हाँ आइसोटोप। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब क्योंकि न्यूट्रॉन अलग अलग है, तो ये जो मास नंबर है ना ये बदल जाएगा। यानी याद रखना, एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट मास नंबर बदल जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्राइटियम। मैं आपको लिख के भी बता देता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, प्रोटियम की, तो प्रोटियम पे न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है। तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं He1 और ऊपर भी 1। अगर मैं बात करूं ड्यूटेरियम की, तो इसमें एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसको मैं लिखता हूं He1 और ऊपर 2। और अगर मैं ट्राइटियम की बात करूं, इस पर 2 न्यूट्रॉन होते हैं, He1 और ऊपर 3। ठीक है, ये किसके हैं, आइसोटोप्स ऑफ, बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन। अच्छा है He लिख दिया भैया, He हटा देना, He रखना। ठीक है, He लगा दिया, सॉरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा, राइट। चलो बहुत सही, तो ये क्या है, आइसोटोप्स। क्लियर है। अब यहां पे सवाल आता है आइसोटोप के एप्लीकेशन बताओ। तो आइसोटोप बहुत जरूरी है और इसके कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना भैया, इसके अंदर ये जो यूरेनियम के आइसोटोप होते हैं, इनको यूज किया जाता है। ठीक है, अगला, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का आइसोटोप यूज हो रहा है। एंड लास्ट, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर एक बीमारी होती है, उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए आयोडीन का आइसोटोप यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया, आइसोटोप क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आइसोबार की। आइसोबार में क्या होगा, आइसोबार में क्या होगा, अब ये नीचे वाली चीज बदलेगी और ऊपर वाली चीज सेम रहेगी, यानी एटॉमिक नंबर बदलेगा बट मास नंबर सेम रहेगा। ठीक है, आइसोबार आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है क्या, कैल्शियम, आर्गन। मैं बताता हूं, अगर मैं लिखूं कैल्शियम, तो कैल्शियम को मैं लिखता हूं ऐसे 2040। अगर मैं आर्गन को लिखूं 1840, अगर मैं लिखूं पोटेशियम को 1940। सबका मास नंबर सेम है बट देखो एटॉमिक नंबर सबका डिफरेंट है, राइट। क्या बात समझ में आई, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये डिफरेंस देख लो फाइनली आइसोबार और आइसोटोप में। अच्छा मुझे खुद बताओ कि आइसोटोप में क्या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। क्यों, क्योंकि अगर तुमने आइसोटोप को ध्यान से देखा हो, इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है ना, इसका मतलब है कि आइसोटोप में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी बट इनका मास अलग है, मास नंबर अलग है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। बट अगर मैं वहां बात करूं तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो इसलिए वहां केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, देख सकते हो। आइसोबार की बात करूं, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विद सेम मास नंबर, मतलब डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, मास नंबर आर इक्वल। अब देखो आइसोबार में केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर यानी अलग अलग होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। रीजन समझ गए ना, क्योंकि मास सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी बट इलेक्ट्रॉन अलग है ना। अब यहां पर क्या है ना, यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्यों, क्योंकि
अरे यार एलिमेंट तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है, राइट। और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहने वाली हैं। ये चीज क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर किसका, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। 25 मिनट के अंदर आपको डिटेल में बता दिया है। अब फटाफट से ये रहा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। कमेंट करो, पॉज करो, जल्दी से कमेंट करो। शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टेक केयर।